कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक सरकार में मंत्री श्री मनकल एस वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री BL संतोष जी, परम पूज्य आदरणीय श्री वचानंद स्वामी जी, प्रोफेसर शरण बसप्पा जी हलसे, श्री रघुनंदन जी अखिल भारतीय संयोजक, श्री कर बसप्पा पाटिल जी कोऑर्डिनेटर, कर्नाटक वैभव लिटरेचर एंड कल्चरल फेस्टिवल, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कारा। जया भारत जननीय तनुजाते, जया हे कर्नाटक मते। वैभव लिटरेचर और कल्चरल फेस्टिवल के तृतीय संस्करण में आकर मैं अभिभूत हूँ। ऐसे कार्यक्रम हमें हमारी 5000 सांस्कृतिक विरासत का बोध कराते हैं, हमें प्रभावित करते हैं कि हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा प्रेम है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित से ऊपर कोई हित नहीं है। राष्ट्रवाद गंगा की तरह है, पवित्र निर्मल, जिसमें सब नदियों का संगम हो जाता है। राष्ट्रवाद मानव शरीर के तरह है, जिसका हर अंग महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद में सभी समाहित हैं। हमारी संस्कृति जो दुनिया में बेमिसाल है, 5000 साल पुरानी है, वो हमें एक ही संकेत देती है, इसमें सब कुछ समाहित है। ऐसी संस्कृति का सर्जन करना हमारा परम कर्तव्य है। आज के परिदृश्य में ये और भी बहुत जरूरत है। इसके 2 कारण हैं। एक, गत दशक में भारतवर्ष, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, ने अप्रत्याशित छलांग लगाई है। अर्थव्यवस्था में हम कहां थे, कहां आ गए। आज दुनिया की 5वीं महाशक्ति है अर्थव्यवस्था में। हम उनसे आगे निकल गए हैं जिन्होंने हम पर सैकड़ों वर्ष राज किया। आने वाले 2 वर्ष में हम दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति बन जाएंगे। गत दशक में किसी भी देश ने दुनिया में इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई है विकास यात्रा में, जो भारत ने लगाई है। दुनिया की संस्थाएं भारत की प्रशंसा करते हुए अब थकती नहीं है।
मुझे याद है, मुझे ज्ञान है, आज से करीब 35 साल पहले मैं लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। तब के हालात मैंने देखे हैं। ये संस्थाएं हमें क्या कहती थी, मैंने हालात देखे हैं। 3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में हवाई जहाज से लेकर गिरवी रखा गया। कारण, उस समय हमारा विदेशी धन का जो भंडार था वो बहुत सिकुड़ गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार तब था, आज उससे 700 गुना ज्यादा है। 700 गुना। मैंने देखा कि केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जी के साथ जब मैं जम्मू एंड कश्मीर गया, श्रीनगर की सड़कों पर मात्र कुछ लोग दिख रहे थे। सीना फूल जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। भारत की गौरव गाथा अब दिखने लगी है। गत वर्ष कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट गए थे। 2 करोड़। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो विकास हुआ है, जो मौलिक बदलाव हुआ है, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया है, ऐसे अनेक कार्यक्रम किए गए हैं जो सकारात्मक हैं, मौलिक हैं। उससे हमारी चुनौतियां बढ़ी हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है तो माँ और नानी काला टीका लगाते हैं ताकि नजर न लग जाए, भारत माँ को नजर न लग जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम काला टीका लगाएं। और काला टीका लगाने का प्रथम संकल्प है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना, भारतीयता कूट कूट में हमें भरी जानी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, सब कुछ राष्ट्र में समाहित है और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत का निचोड़ है। मैंने दुनिया का परिदृश्य देखा है। वो अचंभित हैं कि भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं, कैसे इतना विकास हो गया। चमत्कार्य, अकल्पनीय, प्रभावी सुविधाएं अंतिम छोर तक पहुंच रही है। चाहे घर में शौचालय हो, चाहे भोजनालय में गैस कनेक्शन हो, और त्वरित गति से हर घर में पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। बिजली और सड़क हर गांव तक पहुंच रही है। दुनिया ने ये अजूबा पहले कभी किसी देश में नहीं देखा। ऐसी बात मुझे हमारे विदेशी मेहमान कहते हैं, वो भारत के इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और क्यों नहीं, आज से 10 साल पहले क्या हालात थे, आज हमारी तकनीकी कितनी दूर तक है, पहनेपन तक है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व है, सरलता हमारे व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। एक जमाना था कि देश के अंदर वातावरण
हताशा का था, निराशा का था। अब हालात बदल गए हैं। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी। आज के दिन सरकार की सकारात्मक नीतियों का नतीजा है कि हर व्यक्ति प्रतिभानुसार हिस्सा ले सकता है। जब ऐसे हालात हैं और दुनिया कहती है, दुनिया की श्रेष्ठतम संस्थाएं कहती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और क्या कहते हैं कि दुनिया में यदि अगर कोई चमकता सितारा है जहां निवेश कर सकते हो, जहां आपको अवसर मिल सकता है निवेश का, जहां आप अपनी प्रतिभा चमका सकते हो, तो भारत है। इंडिया is reckoned as a global favorite destination of investment and opportunity. जब यह सब कुछ हो रहा है तो कुछ लोगों को देश में और दुनिया में संख्या कम है, वो पचा नहीं पा रहे हैं और एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। उस चुनौती का माध्यम क्या है? हमारी संस्थाओं को धूमिल करना, हमारी प्रगति को नजरअंदाज करना, जमीनी हकीकत की ओर न देखना, और ये कुप्रयास संगठित तरीके से हो रहा है। इसमें कुछ चुनौतियां लंबे समय से प्रवेश कर चुकी हैं। सबसे बड़ी भयावह स्थिति है कि हमारे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में वो लोग हैं जिनकी उपस्थिति का कोई विधिक आधार नहीं है। आज के दिन संयोग है कि पूरी दुनिया में एक वातावरण बन गया है जो ऐसे लोग हैं वो आपकी सांस्कृतिक विरासत को चुनौती देते हैं, आपकी संस्कृति को चुनौती देते हैं, आपका जो अधिकार है उसमें कटौती करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का वो लाभ लेते हैं। जनता को मानस बनाना पड़ेगा, जनता के सोच में आना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रवाद को पनपने के लिए इस प्रकार का नासूर हमारे देश में नहीं पनपने देंगे। हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का कोई देश नहीं है जो ऐसी चर्चा कर सके जो हम कर सकते हैं। आप देखिए, हम कौन से देश के वासी हैं? हम उस देश के वासी हैं जहां एक समय था नालंदा, तक्षशिला जैसी अनेक संस्थाएं पनप रही थी। आपके यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था पनपी है, नगावी। अब जब अतीत में झांकता हूं, ओदंतपुरी, तक्षशिला, विक्रमशिला, सोमपुरा, नालंदा, वल्लभी और नगावी आज वो नए स्वरूप में उभर रही है देश में। गत 10 वर्ष में देश के अंदर परिदृश्य इतना बदल चुका है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। एक तरीके से कहूं तो नालंदा नए स्वरूप में जीवित हो रही है। अपने इतिहास पर देखिए और थोड़ा गौर फरमाइए। आज से 1200 साल पहले हम कहाँ थे? उसके बाद कुछ आक्रमणकारी आए, विदेशी शासन आया,
और क्या किया? बेरहमी से, षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे धार्मिक स्थानों पर प्रहार किया, कुठाराघात किया। हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर जो मूल मंत्र थे उनको चुनौती दी गई। पर इतनी ताकत है भारत में कि समय बदल गया। वो समय इतना बदल गया, हमने कल्पना नहीं की थी। कानून के जरिए विधि सम्मत तरीके से रामलला विराजमान है। यह दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा है। हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सर्जन करना पड़ेगा, संकल्पित होकर करना पड़ेगा। और यह करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा सभी से कि इसमें हर व्यक्ति का योगदान है। भारत में आज के दिन एक बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का लक्ष्य है, और वो आज के दिन हमारा सपना नहीं है। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब आज़ादी की शताब्दी का पर्व 2047 में मना रहे होंगे, तब भारत निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र होगा। पर उससे पहले भी हो सकता है। यह जो इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है देश में, इसमें हर वर्ग को आहुति देनी है। और आहुति देने का पहला प्रण है राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना। राष्ट्र में सब कुछ समाहित है, यह भावना हमारे शरीर में संचारित होनी चाहिए। मैं नौजवानों को कहूँगा, नवयुवतियों को कहूँगा, विकसित भारत की एक मैराथन मार्च है। उस मैराथन मार्च के आप लोग सारथी हो। आप उसको सार्थक बनाइए। आज के दिन दुनिया की नजर भारत पर है, तो हमें इसका गर्व महसूस होना चाहिए। मुझे बड़ा अचंभा होता है कई बार, सब कुछ नजरअंदाज कर भारतीयता को तिलांजलि देकर, राष्ट्रहित को दरकिनार कर कैसे कैसे लोग बयान देते हैं। वी हैव टू रियली बी वेरी अलर्ट। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमें जो चुनौती मिल रही है वो जलवायु परिवर्तन से भी ज़्यादा गंभीर चुनौती है। और चुनौती को हमें स्वीकार कर उसको निष्प्रभावी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे पहले जरूरी है, किसी भी बीमारी का इलाज तभी होता है जब बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है कि बीमारी क्या है। तकनीकी इतनी आगे जा चुकी है कि आज किसी को पता लग गया कि मुझे टीबी है, तो दवाई वाला ही दवाई दे देगा, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बीमारी का डायग्नोसिस करना है, इसका इलाज मुश्किल नहीं है। इन लोगों के काम करने की शैली, घिनौना तरीका विभाजन पैदा करना है।
विभाजन के कई आधार हैं। पहला, जाति, क्षेत्रीयता। मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म की चर्चा कैसे हो सकती है। कितनी बेतुकी है, कितनी आधारहीन है। पर इसकी जड़ में यदि आप देखोगे तो राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ मिलेगा। और ये ताकतें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इन ताकतों ने नए नए रास्ते अपनाए हैं। बहुत से मुद्दों पर आप देखोगे न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। मैं चिंतित हूं क्योंकि हमारे देश के संविधान ने, न्यायिक व्यवस्था ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। और अधिकार क्या है कि वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। पर हाल के वर्षों में धन का उपयोग कर कर राष्ट्र विरोधी भावना भड़काने के लिए एक्सेस टू जुडिशरी हैज बीन वेपनाइज्ड। और ये इस तरीके से हो रहा है जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। आज के दिन जब मैं एक तरफ देखता हूं तो भारत की प्रगति को दुनिया की नजर से देखो, चाहिए राष्ट्र के अंदर बसने वाले लोगों की नजर से देखो, वो बरसात में मोर के नाचते हुए हैं, मोर के पंख, मोर का स्वरूप। पर थोड़ा सा जब मोर के पांव की ओर देखता हूं तो मुझे चिंता होती है, चिंतन के लिए विवश हो जाता हूं। और तब मुझे आवश्यकता है हमारे सांस्कृतिक दर्शन की, कि हम खुद ही उस टहनी को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हम पनप रहे हैं, जिस पर हम बैठे हैं। देश के अंदर जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है, सबसे प्रगतिशील लोकतंत्र है, सबसे जीवंत लोकतंत्र है और संवैधानिक दृष्टि से दुनिया का अकेला देश है जो हर स्तर के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था रखता है। गांव हो, शहर हो, प्रांत हो या राष्ट्र हो, संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसे देश के अंदर हमारी चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से कुप्रभावित करने की चेष्टा है। और ये कुप्रभावित करने की चेष्टा उन लोगों द्वारा है जिनकी इसमें भागीदारी नहीं होनी चाहिए, पर उनकी भागीदारी है। सामूहिकता से दृढ़ संकल्प होकर, संकल्प लेकर एक मानसिकता का विकास करना होगा। इसमें हर भारतीय का योगदान होना चाहिए। दुनिया सजग हो चुकी है, अपने यहां अभी अपने उतने सजग नहीं हुए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था आपके प्रांत के बारे में भी, यह समस्या कितना कुरूप ले चुकी है, कितना भयावह रूप ले चुकी है। हमें जड़ से इसको खत्म करना होगा। वैसे ही खत्म करना होगा जिस तरीके से चाणक्य को पैर में एक सूल लगी थी। चाणक्य अपने घर गया, हांडी के अंदर दूध और गुड़ डाला, गरम किया, किक्कर के पास आया और किक्कर की जड़ में डाल दिया कि दीमक इसका
जड़ से खत्म करेगी। देश को चुनौती देने वाली ताकतें जो राष्ट्रवाद और क्षेत्रीयता में टकराव करने की कोशिश कर रही हैं, इनको बहुत करारा जवाब मिलना चाहिए। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को हिलाना चाहती है। अब तो हम संभल रहे हैं। जो 1200 साल पहले हुआ, जो उन्होंने किया, क्रूरता से किया, भेदभाव तरीके से किया, हमारी संस्कृति को समाप्त किया, हम झेल गए। अब तो हम तीव्र गति से जा रहे हैं। आज का भारत प्रगति की दृष्टि से देखें तो समुद्र हो, भूमि हो, आकाश हो या अंतरिक्ष हो, हमारी छलांग दुनिया को, हमारी चमत्कारिक छलांग दुनिया को प्रभावित कर रही है। कर्नाटक में जब जब मुझे आना पड़ा और सौभाग्य मिला, मैं यहाँ से ऊर्जावान होकर गया हूँ, क्योंकि मेरे जो कार्यक्रम थे वो संस्कृति से जुड़े हुए थे, धर्म से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे और स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे। और यही बातें हैं जिनकी ओर आज सकारात्मक नीतियाँ बड़ी छलांग हासिल करवा रही हैं। मैंने देखा है कि कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक इज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कर्नाटक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किस देश में है? जो स्पिरिचुअलिटी का एपिसेंटर है। कर्नाटक इज थ्राइविंग एपिसेंटर ऑफ आर्ट, literature, philosophy. It is testament to India's cultural, intellectual tapestry. यदि अगर मैं थोड़ा सा आपको आपकी याद दिलाऊं, कदम्बा चालुक्य होयसला से विजयनगर की यात्रा कीजिए, आपको क्या नजर आएगा? Intellectual brilliance, beacon of cultural grandeur। ये वही भूमि है जहां वचन मूवमेंट भगवान बसवेश्वर ने शुरुआत की थी। अक्की महादेवी, अलंबा प्रभु, they ignited in us a spirit of social reform, equality, devotion, और दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। आज राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के मुद्दे को उजागर करने वाले इन महान विभूतियों का अपमान कर रहे हैं, उनके आदर्शों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को नकार रहे हैं। भारत सरकार ने हमारी भाषाओं को बहुत ऊपर ले गए, पर जब कर्नाटक की तरफ मैं देखता हूं, भरतनाट्यम, यक्षगन कितने मेस्मराइजिंग हैं, कितने कैप्टिवेटिंग हैं, आदमी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और सूक्ष्म दृष्टि से जब अध्ययन करोगे तो उनसे आपको आध्यात्मिकता झलक आएगी। आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ हम्पी, पट्टडकल, बेलूर, दुनिया अचंभित है। ऐसे प्रदेश के अंदर मेरा आग्रह है
देश को संदेश जाना चाहिए राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय एकता का और भारतीयता का। प्रजातंत्र की सबसे खासियत है अभिव्यक्ति, अनंतवाद। आपके पास यदि अगर अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है तो आप देश को प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। और अनंतवाद नहीं है, वाद विवाद नहीं है, विचार विमर्श नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मेरे सामने एक परिदृश्य है, क्योंकि संविधान ग्रहण करने की शताब्दी की अंतिम चौथाई में हम पहुंच रहे हैं। संविधान सभा ने 18 सेशंस में 3 साल से कुछ दिन कम जो विचार विमर्श किया, सार्थक किया। उनके सामने चुनौतियां थी, जटिल समस्याएं थी। They had highly divisive situations. उन्होंने सबको बातचीत के माध्यम से they negotiated the tough terrain by dialogue, debate, discussion and deliberation. पर आज जब मैं देखता हूं कि वो प्रजातंत्र का मंदिर अक्सर अखाड़ा बन जाता है। Dialogue has yielded to disturbance. Deliberation has yielded to disruption. पर इस सब में आपका भी एक दायित्व है। जिनका काम संविधान के अंदर ये काम करने का है, उनको मजबूर कीजिए दायित्व निर्वहन के लिए। यही राष्ट्र की भावना जागृत करेगी। साथियों, कर्नाटक हैज बीन क्रूसिबल, जहां मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, डिवोशन मीट्स एक्सप्रेशन। अब देखिए पुरंदरदास के चांटिंग और भीमसेन जोशी भारत रत्न के सोलफुल नोट्स। एक कर्नाटक की भूमि है जहां मैंने हजारों लोगों का एक साथ मंत्र उच्चारण देखा है। ऐसा मंत्र उच्चारण देखा है, ऐसी रिदम देखी है, वो एक संकेत देती है हम एक हैं। हमारी एकता इम्प्रेग्नेबल है, इनडिफिजिबल है, हमारी आत्मा से इनसेपरेबल है। आज के दिन में आपको एक मैसेज देने आया हूं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम क्या करें, व्यक्ति क्या कर सकता है। मेरा मानना है कि जब एक छोटी सी बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मां के नाम एक पेड़, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। जब कोविड को चुनौती देने के लिए आह्वान किया, जनता का कर्फ्यू, नतीजे सामने आ गए। जब स्वच्छ अभियान की बात की, नतीजे सामने आ गए। ये सब इंडिविजुअल सेंट्रिक बातें हैं। समय आ गया है हमें दायित्वों को अधिकारों से ऊपर रखना पड़ेगा। देश की प्रगति में योगदान भी देना पड़ेगा और गौरवान्वित भी होना पड़ेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको मेरी तरफ से कहता हूँ, लंबे समय से मैं प्रयासरत हूँ और लोगों को मैंने देखा है, युवा शक्ति को देखा है। युवा शक्ति को एक संदेश दूंगा, चारों तरफ नजर घुमाइए।
आपके लिए जो संभावनाएं हैं वो आपकी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली हैं। सरकारी नौकरी के अलावा भी सोचिए। आप सब के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आयाजगों के प्रति आप साधुवाद के पात्र। आपने मुझे कर्नाटक जैसे प्रांत में, जिसकी पृष्ठभूमि में यह सब कुछ हजारों साल तक पनपा है, आपको थोड़ा याद दिलाने का मौका मिला है। आपके साथ मैं भी राष्ट्र धर्म का निर्माण करने के लिए 100% संकल्पित होकर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।